हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे। देखो, अब जो आपका अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज योर AS 16 बोरिंग कॉस्ट। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना है। पहले तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो एक काम करो, मेरे साथ एक हेडिंग डाल लो, मेरे साथ एक हेडिंग डाल लो, आपका बोरिंग कॉस्ट। मेरे साथ जल्दी से एक हेडिंग डालो, एक छोटा सा ना एग्जांपल से आपका इस पूरे आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपके इस एएस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये खिसक क्यों नहीं रहा है भाई। हाँ, तो आ जाओ मेरे साथ, लिखो यहाँ पे, नोट डाउन करो जल्दी से। छोटे से एग्जांपल से समझेंगे बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। हेडिंग डाल लो, AS 16, AS 16 बोरिंग कॉस्ट, AS 16 बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट। देखो, मान लेते हैं आपके पास एक कंपनी है, एक कंपनी है, मान लो केबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी है। इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने एक एसेट खरीदी, बॉट, बॉट। मान लेते हैं इसने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, एक बिल्डिंग खरीदी वर्थ रुपीस, मान लेते हैं 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी। मुझे बताओ, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ट्रीटमेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है। भले ही आप एक कंपनी हो, भले ही आप एक इंडिविजुअल हो, भले ही आप एक पार्टनरशिप हो, आप कोई से भी टाइप का बिजनेस हो, इस बिल्डिंग का ट्रीटमेंट जो कि एक आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, एक नॉन करेंट एसेट होती है, इसका ट्रीटमेंट आपकी बुक्स में होता क्या है, मुझे आप ये बताओ आज। सर बहुत सिंपल है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर देते हैं। यानी कि दिस एसेट, दिस एसेट इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स। सर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स, ये कैपिटलाइज्ड वर्ड कहां से आया। अरे लल्लू लाल, कैपिटलाइज करने का मतलब होता है इट इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट। यही तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से, जब आप छोटे थे 11th क्लास में, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो भी आप एसेट खरीदते हो बिजनेस के अंदर, जो आपको लॉन्ग टर्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगी। मैंने एक बहुत जबरदस्त वर्ड यूज किया यहां पे, मजा आ गया मुझे यूज करके, इसको मैं यहां पे लिखने वाला हूं। कौन से बेनिफिट देगी आपको ये लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। हाँ सर, तो जो भी एसेट आपको लॉन्ग टर्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है वो क्या होती है, आपकी फिक्स्ड एसेट। और उसका बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज टू बी कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ सर, ये तो मैं समझ में आ गया, लेकिन सर ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें AS 16 का क्या करना, बताता हूं, बताता हूं। हाँ मान लो डियर, ये जो एसेट आपने खरीदी, ये खरीदी नहीं थी, आपने क्या किया, ये था आपका एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। आपने क्या किया, एग्जाम्पल 2, आपने क्या किया, इस बिल्डिंग को बनवाया। सबसे पहले आपने एक लैंड खरीदी, ठीक है, और आपने क्या किया, जो केबीसी प्राइवेट लिमिटेड था, आगे जाके ना केबीसी का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। ये बिल्डिंग बन चुकी थी, बिजनेस बढ़ चुका था, अब केबीसी का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया था। तो केबीसी ने सोचा एक बहुत शानदार, पूरी एक ऑफिस की बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर 25 मंजिल का आपका बना लिया जाए। खरीद नहीं लिया जाए, खरीदा हुआ तो पुराना मिलेगा, बना लिया जाए 25 मंजिल का स्काई स्क्रैपर। तो केबीसी लिमिटेड ने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए क्या किया डियर, यहां पे एक बैंक से एक लोन लिया, टुक अ लोन, टुक अ लोन फ्रॉम, फ्रॉम एसबीआई। मान लेते हैं एसबीआई से इसने लोन लिया, ठीक है, वर्थ रुपीस, वर्थ रुपीस आपका मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए का लोन है, 100 करोड़ रुपए का लोन है, 100 करोड़ का। इस 100 करोड़ रुपए में डियर इस केबीसी ने क्या किया, पहला काम, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
पहला इसमें से कंस्ट्रक्शन का पैसा निकाला आपका 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़। दूसरा, इसमें से फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर, फर्नीचर एंड आपके कुछ इक्विपमेंट्स, ठीक है, आपके कुछ इक्विपमेंट्स। हाँ सर, यहां पे इसने जो खरीदा ये हो गया आपका, मान लेते हैं आपका 40 करोड़ का, ठीक है, 40 करोड़ का फर्नीचर और इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर से लेके बहुत सारे ऑफिस के लिए, कम से कम 5,000 एम्प्लॉइज के लिए इन्होंने आपका इक्विपमेंट्स खरीदे। तीसरा इन्होंने पैसा स्पेंड किया, स्पेंट ऑन वर्किंग कैपिटल, स्पेंट ऑन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए इसने जो है वर्किंग कैपिटल पे अपना लगा दिए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल पे लगा दिए। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगा? सर यहां पे बहुत सिंपल है, ऐसी कौन सी कॉस्ट है, फिर से पूछ रहा हूं, जिसको मैं डियर यहां पे कैपिटलाइज कर दूंगा। तो डियर यहां पे जो तीनों में से जो कॉस्ट आएगी जिसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, दैट कॉस्ट विल बी पहली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा, बॉट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 40 करोड़, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, यहां पे कैपिटलाइज कर दूंगा, कैपिटलाइज्ड, ठीक है। और इसमें से जो आखिरी वाला पार्ट है डियर, जो मैंने वर्किंग कैपिटल पे खर्च किया, वर्किंग कैपिटल का मतलब आपके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है, इसको मैं क्या कर दूंगा डियर, इसको मैं मान लूंगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। हाँ सर, ये वाला पॉइंट भी हमें समझ आ गया कि जो आप बिल्डिंग पे पैसा लगाओगे 50 करोड़ कैपिटलाइज हो जाएगा, फर्नीचर भी कैपिटलाइज हो जाएगा, इक्विपमेंट्स, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, क्योंकि वो आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर है, आपकी वर्किंग कैपिटल है, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। लेकिन सर अभी भी समझ में नहीं आया कि ये AS16 कहां से आया। तो पहले आप मेरी बात सुनो, अभी लिखना मत, ठीक है, लिखने का टाइम मैं आपको दे दूंगा। यहां पे मेरे साथ आप थोड़ा सा और आगे चलो, अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ डियर, बात को समझना। मैंने आपको क्या बताया कि केबीसी ने लोन लिया था, लोन, क्या लिया था, लोन। यार इस लोन के ऊपर क्या आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा? यहां पे जो लोन आपने लिया डियर, इस लोन पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 10% का इंटरेस्ट है। तो यहां पे जो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है, इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो आपका 10% है। तो यहां पे 100 करोड़ का जो लोन आपने लिया था, 100 करोड़ का डियर 10% अगर आप निकालेंगे तो यहां पे 10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आएगा, 10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट। अब इस 10 करोड़ रुपए में डियर जो आपका जो आपका ये वाला 10 करोड़ है, यानी कि जो आपने वर्किंग कैपिटल पे स्पेंड किया, जो वर्किंग कैपिटल पे स्पेंड किया, मैं यहां लिख देता हूं, वर्किंग कैपिटल पे स्पेंड किया, भाई इसका आप 10% अलग से निकालोगे तो वो 1 करोड़ आएगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट आपने 40 करोड़ रुपए पे, फर्नीचर, यहां मैं लिख देता हूं फर्नीचर, 40 करोड़ का 10% अगर आप निकालोगे तो वो 4 करोड़ आएगा। यहां पे जो ये इंटरेस्ट डियर आ रहा है, इन दोनों का इंटरेस्ट, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो कॉस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या कर दूंगा, डेबिटेड टू P&L, इसको मैं डाल दूंगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर लेकिन जो बाकी 5 करोड़ का इंटरेस्ट है वो भी तो P&L में जाएगा, वो भी तो इंटरेस्ट की कॉस्ट है। भले ही आपने यहाँ पे फर्नीचर पे जो आपने खरीदा, मतलब फर्नीचर खरीदा आपने डायरेक्टली, उस पे जो इंटरेस्ट पे किया 4 करोड़, और वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट 1 करोड़, वो आपने P&L में डाल दिया। लेकिन सर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सर इसका जो इंटरेस्ट है उसको आपने 5 करोड़ को P&L में क्यों नहीं डाला? क्योंकि डियर ये एसेट अभी तक रेडी नहीं है,
ये एसेट आपको पैसा कमा के नहीं दे सकती। मैंने ऊपर एक टर्म यूज की थी, फ्यूचर इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यहां पे मैंने टर्म यूज की थी आपकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक का मतलब होता है भैया पैसा। मुझे बताओ बनती हुई बिल्डिंग, अरे बनती हुई बिल्डिंग क्या आपको पैसा कमा के दे सकती है क्या? सर नहीं दे सकती। तो भैया इसका इंटरेस्ट मैं रेवेन्यू एक्सपेंस में नहीं डाल सकता, क्योंकि ये जो लोन आपने लिया अपनी सुविधा के लिए लिया था। तो इसका जो इंटरेस्ट है 5 करोड़ का, ये मैं क्या करूंगा, ये मैं कर दूंगा कैपिटलाइज्ड, यानी कि एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। ओ सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं। आज सुन लो, जब भी आप लोन लोगे बैंक से और उस बैंक के लोन का इंटरेस्ट, उसके बैंक के लोन का इंटरेस्ट अगर पर्पस कंस्ट्रक्शन होगा बिल्डिंग का, जब तक वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हो जाती डियर, तब तक उस बिल्डिंग पे लिया गया लोन का इंटरेस्ट उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता रहेगा। ठीक है, उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि उसको एसेट की कॉस्ट ही मान लेंगे, क्योंकि अभी तक एसेट बन के तैयार नहीं हुई है। जिस दिन बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी डियर, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है, यानी कि नोट लिखो यहां पे एक, until the building is ready for use, until the building is ready for use, तब तक क्या करेंगे, इट्स इंटरेस्ट कॉस्ट, इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जिसको हम बोरो करने की कॉस्ट कहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं, उसको हम क्या करेंगे डियर, उसको हम क्या करेंगे, विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में मान लेते हैं ये 100 करोड़ के लोन में से जो 50 करोड़ का लोन है, जो आपने बिल्डिंग के लिए लिया था, बिल्डिंग के लिए लिया था डियर, इसको आपने क्या किया, 5 साल में चुकाया। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, 5 साल, पांचवा साल है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपकी बिल्डिंग रेडी हो गई। ध्यान से देखो, यहां पे आपकी बिल्डिंग रेडी हो गई। ठीक है, रेडी। अब इससे पहले की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, यहां पे देखना ध्यान से, इससे पहले की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं हुई थी, ये क्या हो जाएगी आपकी कैपिटलाइज। और इससे आगे की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है डियर, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, यहां पे अगर आपने लोन नहीं चुकाया होगा पूरा, तो इसकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट अगर आप आगे चुकाओगे बिल्डिंग बनने के बाद, क्योंकि बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, अब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है डियर, वो एक फाइनेंस की कॉस्ट होती है। ठीक है, उसको हम डाल देंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट उससे पहले जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं हो जाती, उससे पहले की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि उस इंटरेस्ट के बिना आप ये बिल्डिंग बना नहीं सकते थे। राइट, इसी बोरिंग कॉस्ट पे बेस्ड ये पूरा आपका चैप्टर है। तो अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको मौका देता हूं लिखने का। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे डियर, यहां से आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे आ जाओ ऊपर जल्दी से। सबसे पहले आपका यहां तक का जो इंट्रोडक्शन है आप उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, यहां तक का जो इंट्रोडक्शन है आप उसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करके नोट करना डियर। देखो इस क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला चैप्टर है, और एक कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, आप इसको करने के बाद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हो सर ऐसे कैसे, अभी बताता हूं कैसे, जल्दी से एक बार नोट डाउन कीजिए।
ऑल राइट डियर, तो व्हेन यू आर डन फिर हम चलते हैं आगे आपके इंट्रोडक्शन पे AS16 के। आई होप आपने इसको कर लिया है, आई होप आपने इसको कर लिया है। अब हम चलते हैं डियर आगे, आगे वाला पार्ट एक बार आप नोट डाउन कर लो। यहां से आगे वाला जो पार्ट है मैं इसको नीचे कर देता हूं। यहां तक नोट डाउन किया था ना आपने 100 करोड़ तक, अब लो यहां से नोट करो। यहां से थोड़ा जूम आउट कर दूं क्या, ये वाला भी आ जाएगा। ये लो, ये आप बचा हुआ पार्ट एक बार नोट कर लो पूरा। इसको एक बार नोट करेंगे फिर हम चलते हैं आपका आगे इंट्रोडक्शन पे AS16 के। सर आपने दे तो दिया इंट्रोडक्शन, हाँ मुझे पता मैंने दे दिया, तो तभी तो कह रहा हूं आप नोट्स भी तो पढ़ेंगे ना साथ साथ। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपके एग्जांपल्स हैं। एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया AS16 का स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ ये अप्लाई नहीं होता, इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, तो बस फिर आप फैल जाओगे वहां पे। तो हर एक चीज हमें क्या करना है, कवर करनी है डियर आपके AS16 में। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। डन। तो अब हम चलते हैं आपका आगे इंट्रोडक्शन टू AS16 पे। ठीक है जी, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ आपके इंट्रोडक्शन टू AS16 पे। हाँ देखो AS16, अब यहां पे कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज होने वाली हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं एडवांस में, यहां पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो यूज होने वाली हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज होती हैं आप जानते हो, तो इस एएस के अंदर भी ऐसी टर्म्स यहां पे यूज होंगी। बट कॉन्सेप्ट आप क्योंकि समझ चुके हो तो वो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाओ देखते हैं आपको क्या दिया है। AS16 बोरिंग कॉस्ट, AS16 बोरिंग कॉस्ट, सबसे पहले आपको दिया है इस आपके एएस का ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोरिंग कॉस्ट। कि बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपने एक अमाउंट बोरो किया, ठीक है, जो भी अमाउंट आपने बोरो किया उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है जिसको यूजुअली इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यही आपके S16 का ऑब्जेक्टिव है। बस इतना से ऑब्जेक्टिव है। आगे इसका स्कोप क्या है, भैया जो ऑब्जेक्टिव है वही स्कोप है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट, इसकी अकाउंटिंग करना इसका स्कोप है। ठीक है, हाँ सर। अब आ जाओ आपके डेफिनेशंस पे। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। अगर आपने ये डेफिनेशंस यहां पे समझ ली, क्योंकि आप जानते हो हर एस के अंदर कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। टेक्निकलिटीज डियर, टेक्निकलिटीज का मतलब होता है जो टर्म्स आपको यूज करनी होती हैं आपके एएस के अंदर। क्योंकि जब आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी, तो उसमें आपको टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशंस ही काम आती हैं लिखने के लिए। जैसे ये 16 में भी आपके क्या काम आएगा, जो डेफिनेशंस यहां पे आपको दी हैं वो ही आपके काम आएंगी। सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था, जो भी फंड्स आपने बोरो किए 100 करोड़, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट की कॉस्ट थी,
इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट जो एंटरप्राइज इनकर करती है उसी को बोलते हैं आपका बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, बेकार की बात थी बिल्कुल एकदम। आगे, क्वालिफाइंग एसेट, ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। ऐसी एसेट जो क्वालिफाई करती है बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन के लिए, वो एसेट कहलाती है क्वालिफाइंग एसेट। ओ सर क्या बोल दिया आपने, बताता हूं ना, बताता हूं, देखो। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। एक ऐसी एसेट जो एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है। सर ये सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? डियर, सब्सटैंशियल वर्ड का मतलब होता है भारी। सब्सटैंशियल का मीनिंग होता है भारी, बहुत भारी भरकम समय इसमें लग रहा है। सर लेकिन ये सब्सटैंशियल पीरियड में कितना पीरियड आता है, कितना? अरे लल्लू लाल, यहां पे इस एस के अंदर ऐसा कोई टर्म नहीं दिया कि कितना पीरियड, 1 साल, 10 साल, 50 साल, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये कह रहा है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली कुछ महीने तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ साल ही होंगे। तो बहुत भारी भरकम समय जिसमें लग रहा है। A substantial period of time simply means a long period of time, that is years, 2, 3, 5, 10, 20 years of time to get ready for its intended use or sale is called आपकी qualifying asset। ठीक है, अब यहां पे बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं एक बार। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। ये तो सिंपल है डियर, इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस जो बैंक बोरिंग्स पे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो वो आपको बियर करने पड़ते हैं। दूसरा दूसरा अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट्स और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरिंग्स। डियर इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे होता क्या है कि कोई भी आपकी बोरिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 100 करोड़ की बोरिंग ली थी। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 बैंक्स हैं, एसबीआई है, ठीक है, पीएनबी है, इसके अलावा कोई अदर बैंक है। अब एसबीआई ने क्या किया, जो आपका लोन था, लोन उस पे क्या किया, उस पे आपको इंटरेस्ट चार्जेस कुछ आपके वेव कर दिए। वेव का मतलब ऑफ कर दिया, ऑफ का मतलब खत्म कर दिया। तो उससे आपका क्या होगा, आपका एक डिस्काउंट पैदा हो जाएगा, जो डिस्काउंट आपको इंटरेस्ट के अंदर मिला। या इसके अलावा इंटरेस्ट के चार्जेस अगर हाई कर दिए तो डियर यहां पे ये हाई चार्जेस कहलाएंगे प्रीमियम। तो चाहे वो डिस्काउंट हो चाहे वो प्रीमियम हो, डिस्काउंट का मतलब कम चार्जेस पे करने पड़े, प्रीमियम का मतलब हाई चार्जेस पे करने पड़े। ये डिस्काउंट और प्रीमियम जो होता है डियर, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि एक बार आपने हाई चार्जेस पे कर दिए तो वो 5 साल तक 10 साल तक वैलिड होंगे। तो इस प्रीमियम या डिस्काउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल इसका कुछ ना कुछ अमाउंट आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। राइट भाई, आपको जो भी चार्जेस आपने एक्स्ट्रा पे किए या कम पे किए तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट्स और प्रीमियम्स रिलेटिंग टू बोरोइंग्स। ठीक है, बस यही होता है आपका इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट के अंदर जो आता है, बट इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली यू विल हैव टू राइट इट। थर्ड पॉइंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। डियर एंसिलरी का मीनिंग लिख लो। एंसिलरी मींस, आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, एंसिलरी मींस आपका रिलेटेड कॉस्ट। एंसिलरी सिंपली मींस रिलेटेड। एंसिलरी वर्ड यूज होता है रिलेटेड के लिए, ठीक है, सिमिलर के लिए, सिमिलर लिख लो, या फिर आपकी रिलेटेड कॉस्ट जो जुड़ी हुई कॉस्ट होती है आपकी अरेंजमेंट ऑफ बोरिंग से। जैसे कि मान लो आपने एसबीआई से लोन लिया, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम एसबीआई, और उसके बीच में मिस्टर एक्स था। मिस्टर एक्स ने बोला मैं केबीसी भाई साहब आपको लोन दिलवा दूंगा। तो यहां पे जो मिस्टर एक्स ने जो अरेंजमेंट किया उसकी मुझे पेमेंट करनी पड़ी। ये जो कॉस्ट है ये कहलाएगी मेरी एंसिलरी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसने मेरे को लोन अरेंज करके दिया है। मिस्टर एक्स हो सकता है एसबीआई के लोन डिपार्टमेंट में काम करता हो और इसने मुझे गाइड किया हो कि सर आप ये पेपर वर्क कंप्लीट करा दो, ठीक है, और बस मुझे 1 लाख रुपए दे देना या 10 लाख रुपए दे देना, 100 करोड़ का लोन आपका।
डेफिनेटली, बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ। और ऐसा होता भी है डियर, ऐसा होता है लोन डिपार्टमेंट्स में। आप डायरेक्ट लोन डिपार्टमेंट में बात करो, वो फॉर्मली आपका लोन पास करवा देते हैं, हाँ कुछ ऊपर नीचे देके, राइट। तो ये था आपका एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू आपका इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स, ठीक है। हाँ सर। इसके अलावा फाइनेंस चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का मतलब होता है, ये वैसे हम लीज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, बट मतलब क्या होता है बताता हूं। अगर आपने कोई एसेट इंस्टॉलमेंट पे ली है, इंस्टॉलमेंट पे, जैसे आप कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन एसेट इंस्टॉलमेंट पे लेते हो डियर, तो उसमें जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती है, उसमें आपके दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। जो भी इंस्टॉलमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है इस प्रिंसिपल के साथ डियर, वो कहलाता है आपके फाइनेंस चार्जेस। और इस पूरे एग्रीमेंट को, इंस्टॉलमेंट के एग्रीमेंट को फाइनेंस लीज कहते हैं। फाइनेंस लीज। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती, एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब एसेट का ओनरशिप आपके पास नहीं आता, राइट। इससे रिलेटेड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस कहते हैं। इसके अलावा डियर, इसके अलावा एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, हो ये हमने पढ़ा था एएस 11 के अंदर। अगर आपने एएस 11 नहीं पढ़ा है डियर, तो एएस 11 में मैं आपको बता दूं एक प्रोविजन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होने की वजह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट में डिफरेंस आता है, वो भी आपका वो भी आपका फाइनेंस चार्जेस या फिर बोरोइंग कॉस्ट में शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 चीजें होती हैं आपकी बोरोइंग कॉस्ट के अंदर शामिल। पहला इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, दूसरा अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट्स एंड प्रीमियम्स, तीसरा रिलेटेड कॉस्ट, चौथा फाइनेंस लीज के फाइनेंस चार्जेस, और पांचवा एक्सचेंज डिफरेंस आपका एज पर एएस 11, ठीक है। हालांकि वो एएस 16 में ही उसका ट्रीटमेंट दिखाया जाता है, इसलिए एएस 11 में उसमें बोला गया था कि भैया ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये एएस 16 में सिखाया जाएगा, ना कि एएस 11 के अंदर, ठीक है। हाँ सर, कुछ तो कुछ याद आ रहा है हमें। ऑल राइट, तो ये तो थी आपकी बोरोइंग कॉस्ट। अब सवाल उठता है, ऐसी कौन सी एसेट्स होती हैं, विच एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कहलाती हैं आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है, क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है जिनसे रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट जो होती है डियर, उसको आप कैपिटलाइज कर देते हो। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे, ये रहा, वापस आते हैं एग्जांपल पे। यहाँ पे डियर जो आपकी 3 टाइप्स की एसेट थी, 3 टाइप्स की एसेट, इन तीनों में से जो आपकी क्वालिफाइंग एसेट थी, इन तीनों में से आपकी जो क्वालिफाइंग एसेट थी वो थी आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये ही आपकी क्वालिफाइंग एसेट थी, ठीक है। सर फर्नीचर क्यों नहीं है क्वालिफाइंग एसेट? क्योंकि फर्नीचर डायरेक्ट खरीद लिया आपने, इसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया, आपने फर्नीचर बना बनाया लिया है जिसका बेनिफिट आप हैंड टू हैंड उठा सकते हो। लेकिन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है डियर, ये कहलाएगी क्वालिफाइंग एसेट, जो क्वालिफाई करती है एएस 16 में, जिसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। तो पॉइंट आपको समझ में अब आ गया है और सेंस आपको समझ में आने लगा है इस एएस का। अब देखते हैं आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स कौन सी होती हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट्स यहां पे बेस्ड बनते हैं आपके आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट देखते हैं क्या होता है। क्वालिफाइंग एसेट्स आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज। पहला, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए कोई, पावर जनरेशन फैसिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और इन्वेंट्रीज हो सकती है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन इन्वेंट्रीज, जबकि इन्वेंट्री करंट एसेट होती है। हो नहीं, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो पहले। जैसे अगर आप खेती कर रहे हो, खेती, एग्रीकल्चर आपका काम है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कुछ क्रॉप्स, कुछ जो क्रॉप्स होती हैं, कुछ जो फसल होती है, फसल वो ऐसी होती हैं जो 1 साल भी लेती हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लेती हैं। अगर आप में से कोई गांव से रिलेट करता है तो मैं उस पेड़ का नाम भूल गया डियर, उस पेड़ की लकड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं, वो पेड़
5 से 6 साल में एक बार उगता है। तो अगर आप उसकी खेती करते हो तो 5 से 6 साल में उसकी क्रॉप्स निकल के आती हैं और उसकी लकड़ियां बहुत महंगी बिकती है मार्केट के अंदर। तो सोचो जो आपकी इन्वेंट्री तैयार होने में ही एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है, ठीक है, तो डियर टू ब्रिंग देम इनटू अ सेलेबल कंडीशन, वो भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स के अंदर आ जाएंगी एज पर AS 16, ठीक है। हाँ सर, मैं पेड़ का नाम डियर गूगल करके भी बता दूंगा, मैं नाम भूल गया उसका, पता नहीं कैसे नाम भूल गया, बहुत फेमस वो पेड़ का नाम है। हाँ, अगर आपको याद आ जाए तो मुझे बता देना। All right. Inventories that require a substantial period of time to bring them into a saleable condition and investment properties. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का मतलब आपकी वही बिल्डिंग्स और आपके चाहे डैम्स हो गया, चाहे जिसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो आपकी कहलाएंगी क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन लेकिन ऐसी एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगी जो ये होंगी। सर ये का मतलब, ये एसेट्स डियर नीचे दिए गए इसके एक्सक्लूजन्स हैं, ये आपके काउंट नहीं होंगे क्वालिफाइंग एसेट्स के अंदर। तो पहली क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाती है अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड दोज इन्वेंटरीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज on a repetitive basis over a short period of time and not qualifying assets are not qualifying assets। हो सर क्या बोल दिया आपने बहुत जल्दी जल्दी, सिंपल लैंग्वेज, इधर देखो, इधर इधर देखो ना, इधर। हाँ, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन के तैयार हो जाती हैं, ठीक, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन के तैयार हो जाती हैं डियर, और रेपिटेटिव बेसिस पे बनती हैं और लार्ज क्वांटिटी में बनती हैं। स्पेशल पॉइंट ये है कि वो भैया वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन के तैयार हो रही हैं, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगी। यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेंट्रीज जो रूटीनली मैन्युफैक्चर होती हैं, बार बार मैन्युफैक्चर होती हैं और बार बार प्रोड्यूस की जाती हैं और आपके रेपिटेटिव बेसिस पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तैयार हो जाती हैं, उनको हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे, ठीक। हाँ सर, लेकिन assets that are ready for their intended use or sale when acquired also are not qualifying assets। यहां पे डियर मैंने जो फर्नीचर का एग्जांपल लिया था, फर्नीचर, आपने जैसे ही फर्नीचर खरीदा तो जो भी उसका इंटेंडेड यूज है, इंटेंशन जो आपकी यूज करने की है, वो डायरेक्टली आप उसको सेल भी कर सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो। तो जब फर्नीचर रेडीली यूजेबल और आपका सेलेबल है तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्वालिफाइंग एसेट सिंपल लैंग्वेज में वही हो सकता है जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम में रेडी हो रहा है और जिसका पर्पस आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करना है, ठीक, वही कहलाएगा आपका क्वालिफाइंग एसेट। आई होप यहां पे यहां तक आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हाँ सर, पॉइंट्स हमें समझ में आ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब सर ये बता दो कि ये बता दो जल्दी से कि जो आपकी क्वालिफाइंग एसेट होती है हम कब उसको कैपिटलाइज करेंगे और कैसे जानेंगे कि उसको हमें कैपिटलाइज कर लेना चाहिए और उसका अमाउंट कैसे निकाला जाएगा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो आ जाओ मेरे साथ आपके रिकॉग्निशन वाले पॉइंट पे, रिकॉग्निशन वाले पॉइंट पे, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा चरणामृत पी लूं, आप भी पी लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको मैं, फिर मैं आपको बताता हूं रिकॉग्निशन मतलब आप बोरिंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे और नीचे दिया हुआ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कौन सी बोरिंग कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करना है। सारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। हाँ जी। ऑल राइट, तो अब आ जाओ मेरे साथ रिकॉग्निशन वाले पॉइंट पे। रिकॉग्निशन, आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं रिकॉग्निशन में डियर, 3 वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स। ये 3 वर्ड्स हैं आपके एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है बाय करना, दूसरा कंस्ट्रक्शन यानी कि उसको बनाना, तीसरा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए बोला गया है क्योंकि एसेट को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, एसेट फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड एसेट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ सर, अब borrowing costs that are directly attributable to acquisition, construction and production।
ऐसी बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्ट रिलेट करती है आपकी तीन चीजों से, एक तो एसेट को खरीदने से, उसको बनाने से, और किसी चीज के प्रोडक्शन से। ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है, ऊपर पढ़ चुके हैं अपन, शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल लिया था, जो 50 करोड़ की फिक्स्ड एसेट थी, जो आपकी बिल्डिंग थी कंस्ट्रक्ट हो रही थी, उससे रिलेटेड जो 5 करोड़ का इंटरेस्ट था, उसको आपको क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में ही जोड़ देना है। ठीक है, हाँ सर। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन शुड बी डिटरमिन्ड एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, भैया एज पर AS 16 निकाला जाएगा। लेकिन सर निकाला कैसे जाएगा, वो तो अभी बताऊंगा, बता रहा हूं ना, सब्र करो, हाँ आ जाओ। अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड। एक्सपेंस का मतलब भैया उसको एक्सपेंस मान के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया जाएगा, अदर बोरिंग कॉस्ट को, बाकी बची बोरिंग कॉस्ट को, इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, जिस पीरियड में वो इनकर होंगी उसको P&L में डाल दिया जाएगा। बोरिंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट व्हेन इट इज प्रोबेबल। ये वाली जो कंडीशन है डियर, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आखिरी के 4 पॉइंट। वो कह रहा है बोरिंग कॉस्ट को एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, कब, व्हेन, व्हेन में ये 3 पॉइंट्स आते हैं। व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट, जब ये माना जाएगा दैट दे विल रिजल्ट, दे विल रिजल्ट, दे विल रिजल्ट इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटरप्राइज। ये मैंने आपको आज से 150 साल पहले बताया था। 150 साल पहले मतलब 150 मिनट भी नहीं हुए, हाँ कुछ मिनट पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि अगर वो एसेट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता है डियर। रिलायबली मेजर करने का मतलब है कि उसको आप ऑथेंटिकली, ऑथेंटिक वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो कॉस्ट जो होगी आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। अदर बोरिंग कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। और बाकी बोरिंग कॉस्ट का क्या करेंगे, आप जानते हो, एक्सपेंस मान के उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ठीक है, हालांकि आखिरी पॉइंट रिपीट हो गया, ये ऊपर लिखा भी है, ये अदर बोरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका रिकॉग्निशन वाला पॉइंट। अब डियर यहां से हम शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है डियर, यहां से आपका कैपिटल सॉरी, यहां से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल। सर लेकिन हमने अभी तक कुछ प्रैक्टिकल पढ़ा तो नहीं है, पढ़ लिया है, स्टार्टिंग में ही आपने एग्जांपल समझ लिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो बस एक आखिरी पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। आ जाओ। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा डियर, आपको 3-4 तरीके की बोरिंग कॉस्ट दी होंगी, उसमें से कुछ कॉस्ट तो कैपिटलाइज हो जाएंगी और कुछ कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी। वो कौन सी होंगी, उसके लिए आपको बोरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ। सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, फिर से 3 पॉइंट, बोरिंग कॉस्ट जो इन तीनों से रिलेटेड होंगी, उसी को हम क्या करेंगे डियर। देखो यहां पे ना एक पॉइंट लिखा है, मैं तो कह रहा हूं इसको आप काट दो। सर काटा क्यों आपने, मैं बताता हूं। देखो इस पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि मैंने इसको क्यों काटा। क्योंकि डियर प्रैक्टिकल पोर्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है। नोट्स किसने बनाए हैं, मास्टर जी ने, तो मास्टर जी जानते हैं ना कौन सा पॉइंट काटना है कौन सा रखना है। आप देखो भी, बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली, जो कह रहा है इन तीनों से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो बोरिंग कॉस्ट है जिनको आप अवॉइड कर सकते थे अगर वो खर्चा उस पर किया ही ना जाता तो। इतनी फालतू की बात लिखी। वो कह रहा है कि अगर आप क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा ना करते तो उससे रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट थी उसको आप अवॉइड कर सकते थे। ये कैसी बात हुई भाई, अगर मैं यहाँ पे बिस्किट खा रहा हूँ, यार बिस्किट, ठीक है, मैं अगर बिस्किट ना खाता तो मैं बिस्किट खाना अवॉइड कर सकता था। ये कैसी बात हो गई भाई, ये ऐसी बात हो गई जो यहाँ पे लिखी है। तो आप कोई खर्चा ना करते तो वो अवॉइड हो जाता, बस यही बात लिखी है, इसको लिख के क्या फायदा बताओ। ठीक है, तो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स काट दो, उसका कोई काम नहीं है चैप्टर के अंदर, कोई काम नहीं है। हाँ आ जाओ आपके रियल पॉइंट पे, रियल पॉइंट पे।
हाँ, यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। When an enterprise borrows funds specifically for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, जब एक एंटरप्राइज अपनी क्वालिफाइंग एसेट को बाय करने के लिए फंड्स बोरो करती है, यानी कि वो लोन लेती है, लोन, तो उससे रिलेटेड द बोरिंग कॉस्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू द क्वालिफाइंग एसेट कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड। बात को समझना, अगर आप कोई क्वालिफाइंग एसेट ऑब्टेन करने वाले हो, ऑब्टेन का मतलब होता है डायरेक्टली बाय, बाय डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो आप ये बात जानते हो कि इसको बनने में 5 साल लगेंगे, और ये एक्विजिशन आपका कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोडक्शन से रिलेट भी करता है, तीनों शब्द जो हमने ऊपर भारी भारी शब्द पढ़े थे, तो ये आपकी क्वालिफाइंग एसेट है। अब इससे रिलेटेड जो आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी, बोरिंग कॉस्ट, ये आप डायरेक्टली पहचान सकते हो, यानी कि इट कैन बी रेडली आइडेंटिफाइड, इसको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। तो सर ये क्या बात हुई, बताता हूं, आगे देखो। द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द acquisition, construction or production of a qualifying asset is often difficult and the exercise of judgment is required। तो वो कह रहा है अगर आपने कोई एसेट डायरेक्टली खरीदनी है तो उससे रिलेटेड ये जो 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना जो होता है वो होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। तो इसीलिए इन तीनों से रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट होती है डियर, उसमें आपकी जजमेंट की रिक्वायरमेंट, आपकी जजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जजमेंट का मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आपको कुछ जजमेंट लेनी होती है। यहां पे जजमेंट की बात कर रहा है केस स्टडी से रिलेटेड, केस स्टडी जो हम आने वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ। अब यहां से निकलता है आपका एक प्रैक्टिकल पॉइंट। सर क्या बताता हूं, देखो, the amount of borrowing cost capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing cost incurred during that period। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था डियर, एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, जो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट है, वो कितनी कॉस्ट है, कहां गई, ये रही, वो आपकी 10 करोड़ है, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। मुझे बताओ पूरे साल में आपकी जो कॉस्ट आई वो कितनी थी, 10 करोड़, और इस 10 करोड़ में से आपने कैपिटलाइज कितनी करी, सर हमने कैपिटलाइज करी थी यहां पे 5 करोड़। तो वो कह रहा है जो कॉस्ट आप कैपिटलाइज करते हो वो टोटल बोरिंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, कैन नॉट बी मोर देन आपका टोटल बोरिंग कॉस्ट। ऑब्वियसली जो टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया उससे ज्यादा आप कैपिटलाइज कैसे कर सकते हो। तो बस यही पॉइंट वहां पे लिखा है डियर, जो भी कॉस्ट आपकी इनकर्ड है, बोरिंग कॉस्ट, वो ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू कैपिटलाइज कॉस्ट। मतलब जो आप कैपिटलाइज कर रहे हो कॉस्ट को, वो ज्यादा नहीं हो सकती उससे जितनी कॉस्ट आपकी इनकर हुई है, ठीक है। तो यही वाला ये पॉइंट था। The amount of borrowing cost capitalized should not exceed the amount of borrowing cost incurred during that period। तो यहां पे एग्जांपल लिख लो, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का मतलब है 5 करोड़ और इनकर्ड का मतलब है 10 करोड़। ऑब्वियसली जो इनकर्ड वाली कॉस्ट है वो ज्यादा ही रहेगी, राइट। हाँ सर, आगे। द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड कमेंस when all the following conditions are satisfied। अब जरा यहां रुकना डियर, वो कह रहा है यहां पे जो कैपिटलाइजेशन है वो आपको कब स्टार्ट करना है, आपको कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करना है जब ये कंडीशंस आपकी पूरी हो जाती हैं। पहली कंडीशन, एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड। फिर से वही आपके 3 एक्सपेंडिचर, आपने इन तीनों पे खर्चा कर दिया है, ऐसा नहीं है कि तीनों पे ही करना है, इनमें से एक पे भी करोगे तब भी चलेगा। दूसरा, बोरिंग कॉस्ट आर बीन इंकर्ड, यानी कि इंटरेस्ट चार्जेस
लगने शुरू हो चुके हैं। बोरिंग कॉस्ट आपकी पैदा हो चुकी है, इंटरेस्ट चार्जेस लगने शुरू हो चुके हैं। तीसरा, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज सेल आर इन प्रोग्रेस। यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला, इन तीनों से रिलेटेड एक्सपेंडिचर लग गया, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज लगना स्टार्ट हो गए, और तीसरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तब आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल से लॉजिकल बात थी डियर, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां पे लिखो मेरे साथ एक फॉर्मूला। सर फॉर्मूला, यहां पे तुम्हें एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है डियर, यहीं से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नीचे देखो क्या लिखा है, यहां पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द रेफरेंस। तो अगर आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे यहां पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, यहां पे मेरे साथ एक फॉर्मूला लिखो, बट फॉर्मूले से पहले एक बार इसको पढ़ लो। Expenditure on a qualifying asset includes only such expenditure that has resulted in payments of cash, transfers of other assets or assumptions of the interest bearing liabilities. ठीक है, मतलब यहां पे जो क्वालिफाइंग एसेट का एक्सपेंडिचर है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, जो आपने कैश में पेमेंट कर दी है, ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स, मतलब जैसे किसी एसेट को बनाने में किसी और एसेट का यूज हो रहा है वो आपने ट्रांसफर कर दिया है, और प्लस जो इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज हैं वो पैदा हो चुकी है। इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी का मतलब आपका बैंक लोन पैदा हो चुका है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड ग्रांट्स रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द एसेट। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुई है डियर, प्रोग्रेस पेमेंट दूसरी पार्टी से, तो वो आपको यहां पे लेस कर देना है। ये तीनों आपको ऐड करनी है और प्रोग्रेस पेमेंट आपको लेस कर देनी है। और उसके बाद डियर, द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड। जो पिछला आपका कैरिंग अमाउंट था एसेट का, कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू होती है एसेट की। ठीक है, इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज, जो पिछले साल आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी होगी, is normally a reasonable approximation of the expenditure to which the capitalization rate is applied in that period. अब यहां से ये वाला पॉइंट हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, तो एक काम करते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट का रेट। अब आप मेरे साथ निकाल लो क्वेश्चन नंबर 3, इस पॉइंट को हम दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करके। इस पॉइंट्स को हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो अब निकाल लो मेरे साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन निकाल लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है यहां पे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31 मार्च 2023। आपको 31 मार्च 2023 तक का एक्सपेंडिचर 5 लाख दे रखा है डियर। बात को समझना, जो लोन आप लेते हो, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, लेकिन आपने जो एक्सपेंडिचर किया एसेट के ऊपर वो 5 लाख किया, तो 10 लाख का लोन क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा भैया। 5 लाख का एक्सपेंस जो एसेट पे किया गया वो ही आपकी क्वालिफाइंग एसेट होता है। समझ आया पॉइंट? हाँ सर। तो इसी वे में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31 मार्च 23, तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, ये आपका काउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ईयर ये जो पिछला साल था, एट द रेट 13%, चाहे कितना ही परसेंट हो, जो इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज हो चुकी है, और आप जानते हो जो कॉस्ट कैपिटलाइज होती है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, तो यानी कि ये भी क्वालिफाइंग एसेट है। अरे यार एक बात बताओ, 5 लाख आपने एसेट पे स्पेंड किए थे, एसेट पे, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट था 26,000, तो वो आपने कैपिटलाइज कर दिया जो कि एसेट की कॉस्ट में जुड़ता है। तो टोटल एसेट की कॉस्ट इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी सर? 5,26,000। अब अगली बार जब जो भी मेरे पास बोरिंग कॉस्ट आएगी उससे रिलेटेड,
तो मैं क्या करूंगा, वो बोरिंग कॉस्ट इसके अंदर आपकी ऐड कर दूंगा। पॉइंट समझ में आया आपको? हाँ सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बोरिंग कॉस्ट निकलेगी कैसे? अभी बताता हूं, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ। आपको दिया हुआ है अमाउंट बोरोड टिल 31 मार्च 23 इज रुपीज 2 लाख। अच्छा, जो ये आपकी बोरिंग दे रखी है डियर, बोरिंग, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट निकालने में काम आएगा। ये आपकी बोरिंग दे रखी है, लोन है आपका, बेसिकली लोन। पिछले साल का लोन आपको दे रखा है 2 लाख रुपए, और आपका इंटरेस्ट था 13%। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 2 लाख का जो 13% होता है वो ही आपका 26,000 होता है, ठीक है। हाँ आ जाओ। एसेट ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग 23-24, ये आ गया आपका नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर डियर, एसेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बताता हूं। जैसे 5 लाख की आपकी एसेट है, ठीक है, और आपने क्या किया, कोई अदर एसेट यहां पे इसको बनाने के लिए यहां पे 1 लाख की ट्रांसफर कर दी। तो यार ये जो क्वालिफाइंग एसेट थी, जो एसेट आपने इसको बनाने में ट्रांसफर कर दी, ये भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट में ऐड हो जाएगी। तो यहां पे डियर ये जो एसेट ट्रांसफर्ड है ना 23-24 में, ये भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब इसके बाद कह रहा है कैश पेमेंट ड्यूरिंग 23-24। आपने क्या किया है डियर, कैश में पेमेंट करी है 23-24 के अंदर। हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था, हमने वापस आते हैं, ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था थोड़ा सा। वो पॉइंट क्या था डियर, कि अगर 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 कोई भी एसेट पे आपने एक्सपेंस किया, एक तो सबसे पहले वो ऐड होगा, ठीक है, और अगर आपने कैश में पेमेंट करी है, ट्रांसफर किया है, तो वो भी ऐड होगा। तो जो आपने कैश में पेमेंट कर दी एसेट को बनाने के लिए, वो भी आपका एक्सपेंस है एसेट के ऊपर। तो डियर ये भी यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे डियर, यहां पे ऐड कर देंगे। ये भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट है, ये भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब यहां पे हालांकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है, मैं इसमें ऐड करने की बात कर रहा हूं बस, ठीक है। आगे ये ऐड हो जाएगा, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। अब यहां रुक जाना, यहां रुक जाना, यहां रुक जाना, यहां रुक जाना। ये जो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड है डियर, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड का मतलब होता है आपको जो भी पैसा इस एसेट से रिलेटेड मिल गया, ये आपको क्या करना है, आपको अपनी टोटल बोरिंग्स या फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में से आपको इसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। सर कहां लिखा है, यही तो लिखा था ऊपर, यही तो लिखा था, यही तो मुझे समझाना था आपको। ऊपर देखो, ऊपर देखो, आपको यहां पे दिया हुआ है, ये रहा, expenditure is reduced by any progress payment received and grants received in connection with the asset। अगर आपको कोई भी ग्रांट रिसीव हुआ है, कोई फायदा आपको मिल गया है एसेट से रिलेटेड, तो भैया जब आपको फायदा मिल गया तो वो आपकी बोरिंग्स में, आपकी कॉस्ट की कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में काउंट नहीं होता, उसको हम हटा देंगे यहां से, ठीक है। आ जाओ नीचे वापस क्वेश्चन के अंदर, इसको हम क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे। न्यू बोरिंग्स ड्यूरिंग द ईयर 23-24 आपका 2 लाख रुपए, ये आपकी नई बोरिंग्स है। पहले आपकी बोरिंग 2 लाख थी, फिर से आपने 2 लाख का लोन लिया। पहले आपकी बोरिंग 2 लाख थी, फिर से आपने 2 लाख का लोन लिया, और इस पे भी इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 13%। अब आपको यहां पे कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो सबसे पहले मेरे साथ आपका एक स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ, इस क्वेश्चन को करते हैं, लिखो मेरे साथ, लिखो यहां पे, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं डियर, ताकि क्वेश्चन आपका साथ में रहे, ठीक है, क्वेश्चन साथ में रहना चाहिए। जूम आउट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन हम साथ में करते हैं, देखो, लिखो यहां पे, लिखो, सबसे पहले निकालते हैं आपका टोटल बोरिंग्स। पिछले साल की बोरिंग आपकी 2 लाख थी, इस साल की बोरिंग भी 2 लाख है, तो यहां पे आपको दिया हुआ है टोटल बोरिंग्स। सॉल्यूशन नंबर क्या है इसका, आपका थर्ड,
ठीक है। थर्ड, टोटल बोरिंग्स, टोटल बोरिंग्स इज इक्वल टू 2 लाख और प्लस 2 लाख। टोटल बोरिंग होगी आपकी 22, 23 और 23, 24 में मिला के 2 लाख रुपए। ठीक है। अब डियर, जो टोटल बोरिंग कॉस्ट आ रही है, टोटल बोरिंग कॉस्ट यहां पे निकालते हैं। टोटल बोरिंग कॉस्ट, टोटल बोरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 4 लाख रुपए का 13% इज इक्वल टू आपका 52,000। टोटल बोरिंग कॉस्ट आ रही है 52,000, जिसमें से आप पहले ही एक कॉस्ट कैपिटलाइज कर चुके हो। ठीक है, हाँ सर। अब देखो डियर, यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें एक एसेट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालनी है। तो यहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें ऐड करूंगा और कुछ चीजें यहां पे लेस करूंगा। ठीक है, तो जो चीजें मैं यहां पे ऐड करूंगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल प्रीवियस ईयर, टिल प्रीवियस ईयर। मुझे बताओ पिछले साल तक कितना एक्सपेंडिचर आपने कर दिया था। सर पिछले साल तक हमें यहां पे दिखाई दे रहा है 5 लाख रुपए हमने स्पेंड कर दिए थे। ठीक है, 5 लाख रुपए हमने स्पेंड कर दिए थे। अब मुझे यह बताओ डियर, जो आपने पिछले साल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी थी वो कितनी थी। सर वो 26,000 थी। तो यहां पे डियर ऐड कर दो बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर, इन द प्रीवियस ईयर। भाई ये भी तो आपके एसेट की कॉस्ट हो जाएगी। अब 26,000 रुपए आपने एसेट पे स्पेंड कर दिए हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो गया प्रीवियस ईयर तक और 26,000 रुपए एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे कैपिटलाइज करने के बाद। ठीक, हाँ सर। आप मुझे ये बताओ वो एसेट जो आपने ट्रांसफर कर दी वो कितनी है। तो यहां पे लिखो एसेट्स ट्रांसफर्ड, एसेट्स ट्रांसफर्ड आपकी कितनी दे रखी थी यहां पे, ये रहा 23-24 में नेक्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, ये भी यहां पे ऐड हो जाएगा, ये भी यहां पे ऐड हो जाएगा। अब डियर यहां पे आपको दिया है कैश पेमेंट, कैश पेमेंट को भी यहां पे ऐड कर देंगे। कैश पेमेंट्स जो आपने करी है एसेट से रिलेटेड वो यहां पे ऐड कर देंगे 23-24 में, 23-24 में। ये भी आपका 23-24 का आपका एसेट ट्रांसफर्ड है। तो कैश पेमेंट आपने कितनी करी है, 75,000, 75,000 आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है। अब यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप क्या करो, यहां पे निकाल लो टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड। मुझे बताओ टोटल एसेट पे आपने कितने पैसे स्पेंड कर दिए। सर 5 लाख, 26,000, 1 लाख और आपका 75,000। यहां पे आपने 7,01,000 रुपीज स्पेंड कर दिए हैं, 7,01,000 रुपीज। ठीक है, अब यहां से मैं लेस कर दूंगा आपका, आपका प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। मुझे बताओ कितनी प्रोग्रेस पेमेंट आपको यहां पे रिसीव हो चुकी है। सर हमें जो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो चुकी है वो है आपकी, वो है आपकी 3,70,000 रुपए। ठीक है, 3,70,000। तो डियर यहां पे जो अमाउंट निकल के आएगा इस अमाउंट को हम बोलेंगे आपका करंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, करंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, करंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि निकल के आएगा, एक बार माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 7,01,000 माइनस आपका 3,70,000, ये आ गया आपका 3,31,000। सर लेकिन ये हमने क्यों निकाला बताओ ना। बताता हूं, बताता हूं डियर, बताता हूं। देखो आपने जो टोटल बोरिंग्स अभी तक ली है वो 4,26,000 है। ठीक है, 4,26,000। भाई आपकी जो पिछले साल की बोरिंग थी, पिछले साल की बोरिंग वो 4 लाख थी, सॉरी 2 लाख थी।
इस साल जो आपने अमाउंट बोरो किया वो भी 2 लाख है और 26,000 रुपए आप कैपिटलाइज भी कर चुके हो, राइट? तो यहां पे आपकी जो टोटल बोरिंग कॉस्ट है, टोटल बोरिंग कॉस्ट, ऊपर आपकी टोटल बोरिंग कॉस्ट आपने कितनी निकाली थी? ये रहा, आपकी 4 लाख रुपए टोटल बोरिंग्स, ठीक है? अब सॉरी, यहां पे टोटल बोरिंग्स इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर कैपिटलाइज्ड कॉस्ट हम यहां पे क्यों ले रहे हैं? डियर, बोरिंग आपकी 4 लाख थी, 4 लाख थी, और जो आपकी टोटल बोरिंग्स हैं 4 लाख की, उसमें से 26,000 का जो इंटरेस्ट है वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर चुके हैं। तो अगर मैं बोरिंग्स में इंक्लूड कर दूं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट को, पिछले साल वाली को, तो ये हो जाएगा 4,26,000, ठीक है? डियर, इस 4,26,000 की बोरिंग में से आपने कंस्ट्रक्शन पे कितने पैसे खर्चे हैं? सर हमने 3,31,000 रुपए खर्चे हैं प्रोपोर्शनेटली। तो यहां पे डियर यही इसका लॉजिक है कि जो लोन आपने लिया वो तो 4 लाख का था और उसमें से जो कैपिटलाइज कर दिया पिछले साल वो 26,000 था। अब ये तो आपकी बोरिंग है, लेकिन इससे रिलेटेड जो टोटल बोरिंग कॉस्ट है जो आपने ऊपर निकाली वो दे रखी है आपको 52,000। इसको मैं पूरा कैपिटलाइज नहीं कर सकता, कैन नॉट बी फुली कैपिटलाइज्ड, कैन नॉट बी फुली कैपिटलाइज्ड, क्योंकि पूरा का पूरा जो अमाउंट है डियर वो आपने यूज नहीं किया है। आपने कितना अमाउंट कंस्ट्रक्शन पे यूज किया? 3,31,000। तो यहां पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मैं बोरिंग कॉस्ट को ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटलाइजेशन में। तो यहां पे हम निकालेंगे डियर प्रोपोर्शनेट बोरिंग कॉस्ट, प्रोपोर्शनेट बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू, तो यहां पे प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना है? यहां पे लिखो मेरे साथ 52,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? आपकी टोटल बोरिंग से, टोटल बोरिंग से इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, यानी कि 4,26,000 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा जो पैसा आपने कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि 3,31,000, और टोटल कॉस्ट आपकी 52,000 थी। इस 52 में से कितना आप कैपिटलाइज करेंगे वो निकल के आएगा आपका, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। 52,000 इंटू में 3,31,000 डिवाइडेड बाय आपका 4,26,000। तो मेरे पास जो अमाउंट निकल के आ रहा है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू रुपीस आपका 40,000, ये आ रहा है 403.75, ठीक है? इसको आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 40,404 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? 40,404 अप्रोक्सीमेटली। तो ये निकल के आएगी आपकी बोरिंग कॉस्ट जो कि कैपिटलाइज हो जाएगी। देखो ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। जो अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया अपनी कंस्ट्रक्शन पे, जो अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया वो 5 लाख था, पिछले साल की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज 26,000, एसेट ट्रांसफर करी 1 लाख की, कैश में पेमेंट करी 75,000, टोटल पैसा आपने 7,01,000 खर्च किया है। लेकिन भाई लोन तो आपने 4 लाख का ही लिया था ना। अब उसमें से जो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो चुकी है वो आपकी 3,70,000 है, ठीक है? 3,70,000। तो यहां पे जो टोटल कंस्ट्रक्शन पे आपने पैसा खर्च किया वो आपका 3,31,000 आ रहा है, ठीक है? और जो आपका लोन है बोरिंग वो आपकी 4 लाख है, और जो कैपिटलाइज कॉस्ट है पिछले साल जो आप कैपिटलाइज कर चुके हो 4,26,000 है। तो टोटल बोरिंग आपकी 4,26,000 हो रही है। 52,000 का टोटल इंटरेस्ट और 4,26,000 का टोटल बोरिंग। अगर आप सारा पैसा स्पेंड कर देते तो मैं पूरा ट्रांसफर कर देता, लेकिन आपने पैसा ही कम स्पेंड किया है, तो प्रोपोर्शनेट जो कॉस्ट है वो आपकी कैपिटलाइज होगी आपकी बोरिंग कॉस्ट। तो ये था आपका डियर, ये था आपका बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है? 1 मिनट रुकना, चार्जर शायद हट गया है लैपटॉप का, बंद ना हो जाए यार ये।
एक मिनट रुकना डियर। एक मिनट रुकना जरा। यार ये लग गया लग गया लग गया, डन। लग गया है लग गया है लग गया है। हाँ जी। वापस आते हैं वापस। तो यहां पे जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। हाँ जी, डन। क्या आपने इसको लिख लिया है? क्या आपने इसको नोट डाउन कर लिया है? डन है। हम्म, एक बार नीचे वाला पार्ट भी एक बार नोट कर लो लो। नीचे वाला पार्ट भी एक बार नोट कर लो। फिर मैं आपको वापस उसी पॉइंट पे लेके चलता हूं जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम उस पॉइंट पे वापस चलेंगे ये क्वेश्चन करने के बाद। ये क्वेश्चन करने के बाद हम पॉइंट पे वापस चलेंगे और 10 मिनट के अंदर आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लग रहा है कि पॉइंट्स बचे हुए हैं, बट डियर पॉइंट्स बचा नहीं है। इसमें एक ही क्वेश्चन था जो आपका जबरदस्त था और बाकी क्वेश्चंस बहुत 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं और टॉपिक भी आपके बहुत कम बचे हैं। एक दो टॉपिक बचे हैं, वो बिल्कुल आपके बच्चों वाले टॉपिक्स हैं। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। डन, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं उन पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि ये उसी क्वेश्चन से रिलेट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का रेफरेंस आपको दिया हुआ है। देखो देखो, यहां पे नीचे आपको आखिरी में एक पॉइंट दिया था जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन करके समझ में आएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग बोरिंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, जिसमें हमने 5 लाख की पेमेंट करी थी, उसके अलावा क्या क्या किया था, 26,000 का बोरिंग कॉस्ट ऐड कर दिया, कैश पेमेंट जो आपने क्या बोलते हैं, कैश पेमेंट किया, एसेट ट्रांसफर किया, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर की कैपिटलाइज्ड आपकी कॉस्ट 26,000। तो वो आपका एवरेज कैरिंग अमाउंट जो होता है इज अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन of the expenditure to which the capitalization rate is applied in that period।
ये जो अमाउंट आपने निकाला था इज अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन। ये एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन यानी कि एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट होता है एक्सपेंडिचर का जिसपे इंटरेस्ट का रेट अप्लाई होता है। अब डियर इंटरेस्ट का रेट मैं यहां पे डायरेक्ट 13% तो लगा नहीं सकता था, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट का रेट आपको 4 लाख का 13% दिया है। तो हमने क्या किया, उसका अमाउंट निकाल लिया 52,000। हम कैपिटलाइजेशन रेट इसको इसलिए कहते हैं कि हमें जो अमाउंट कैपिटलाइज करना है वो निकालना है, और वो हमें एक रीजनेबल बेसिस पे निकालना होता है। तो आप डायरेक्टली उस पर 13% अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डियर 13% लोन के अमाउंट के ऊपर अप्लाई होता है, और लोन का अमाउंट था 4 लाख, जिसपे 52,000 का इंटरेस्ट आ रहा था। और हमने पिछले साल जो लोन लिया था 2 लाख था, इस साल लोन लिया था 2 लाख, और 52 और जो 26,000 का इंटरेस्ट था वो हम कैपिटलाइज कर चुके थे। तो जो टोटल बोरोइंग आपकी बैठ रही थी वो 4,26,000 की थी। अब इस 4,26,000 में से आपने जो रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन अमाउंट निकाला एक्सपेंडिचर का, वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट था 3,31,000। तो भैया 4,26,000 के लोन पे जो 52,000 का इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट आपको 3,31,000 पे ट्रांसफर करना चाहिए? वो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा था आपका 40,404 रुपए। ये प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप आपको लॉजिक इसका समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये आपसे हो पाएगा। क्योंकि है इसमें सिंपल सा लॉजिक बेस्ड, सारी कॉस्ट को ऐड कर दो और माइनस कर दो आपका जो आपको प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो गई है, तो वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो आपका लग गया। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट के अमाउंट से जो कि 52,000 है, डिवाइड कर दो टोटल बोरिंग से इंक्लूडिंग आपका प्रीवियस ईयर का कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट 4,26,000 से, तो निकल आएगा आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो कैपिटलाइज आपको करना है। ये था आपका रिकॉग्निशन और आपका कौन सा पॉइंट, हाँ, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन का। अब आते हैं कुछ आखिरी पॉइंट्स पे डियर, आखिरी पॉइंट्स में देखते हैं आपको क्या दिया है। यहां के बाद हम शुरू करेंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो कर लेंगे। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिया है दैट इज आपका द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल सेज मोर देन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। वो कह रहा है जो एक्टिविटी उसमें लगती है डियर, वो खाली फिजिकल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है। दे इंक्लूड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रक्शन। कभी कभार किसी एसेट को बनाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम चाहिए होता है, कुछ टेक्निकल काम होते हैं, जैसे कि जमीन देखनी है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन है कि कैसे कैसे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आर्किटेक्चर पे खर्चा होता है। आर्किटेक्चर तो यार, आर्किटेक्चर पे तो ये पहले मैप बनाने में ही पैसा खर्च हो रहा है, खाली मैप बनाने में, जो कि कंस्ट्रक्शन से पहले का काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काउंट नहीं होगा, नहीं, ये भी काउंट होगा, ठीक। तो ये जो एक्टिविटीज नेसेसरी होती हैं वो सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रक्शन तक सीमित, लिमिटेड नहीं रहती। सच एज एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग परमिट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट। कभी कभार जमीन की परमिशन आपको लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कि क्या हम इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, तो वो जो म्युनिसिपैलिटी को पैसा जाता है भैया, वो भी आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ऑल राइट, आगे। However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. इस पे बेस्ड आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो क्या है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है, मतलब जिससे क्या हो रखा है ना, जिससे आपका कंस्ट्रक्शन रुक गया है, कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गया है, तो भैया उसमें वो एक्टिविटीज शामिल नहीं होंगी, ठीक है। हाँ जी सर। फॉर एग्जाम्पल, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल लैंड इज अंडर डेवलपमेंट आर कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन विच एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट आर बीइंग अंडरटेकन। तो सिंपल लैंग्वेज में, जो भी लैंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो तो आपका कैपिटलाइज हो ही जाएगा। लेकिन borrowing cost incurred while land acquired for building purpose is held without any associated development activity do not qualify for capitalization.
अगर इस लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट में मदद नहीं मिल रही है, और आपने होल्ड पे डाल दिया है लैंड की कंस्ट्रक्शन को, लेकिन कुछ भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई है लेकिन फिर भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो यार वो कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि एसेट की कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, हाँ जी सर। सस्पेंशन, इस पे बेस्ड आपका एक केस स्टडी क्वेश्चन बनता है। Capitalization of borrowing cost should be suspended during extended periods in which active development is interrupted. अगर आपके किसी भी साल के बीच में डियर, मान लो जैसे 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, और आपका बीच में 1 साल एक्सपेंडिचर रुक गया, स्टॉप हो गया, तो उस केस में जो आपका कैपिटलाइजेशन है डियर, वो कैपिटलाइजेशन भी रोक दिया जाएगा। यानी कि बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उस बीच में कंस्ट्रक्शन भी नहीं चल रहा है, राइट? हाँ सर। तो सर उस बीच में इंटरेस्ट का क्या करेंगे? भैया उस बीच में इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, एक्सपेंस मान के, सिंपल। ऑल राइट, आगे आखिरी सेकंड लास्ट आपका टॉपिक इस चैप्टर का है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। यानी कि कब आपका कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक लाइन में समझा रहा हूं, इधर देखो, एक लाइन में। मान लो आपका 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, यहां पे आपकी एसेट बनके रेडी हो गई, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। तो जिस डेट पे एसेट बनके तैयार हो जाएगी, वहां पे आपका कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। यानी कि अब जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सिंपल सा पॉइंट था। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। वो कह रहा है कैपिटलाइजेशन जो है बोरिंग कॉस्ट का, वो सीज का मतलब एंड हो जाएगा, सीज वर्ड का मतलब होता है एंड हो जाना, फिनिश हो जाना, बंद हो जाएगा जब सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। When the construction of a qualifying asset is complete in parts, कभी कभार क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग, ठीक है, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर हैं, और आपके 3 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं और ये यूज होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड जो आपका इंटरेस्ट है डियर, इससे रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट है, वो भी आपकी सीज हो जाएगी, उसको भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अरे ऐसी कोई एसेट जो पार्ट्स में कंप्लीट हो सकती है, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है जो कंप्लीट हो चुका है, वो भी आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन अ कंप्लीटेड पार्ट इज केपेबल बीइंग यूज्ड, जब कंप्लीटेड पार्ट खुद यूज हो सकता है, व्हाइल द कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज फॉर अदर पार्ट्स, ऊपर वाले फ्लोर अभी भी बन रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन रिलेशन टू पार्ट शुड cease when substantially all the activities necessary to prepare that part for its intended use or sale are complete। इससे रिलेटेड जो आपके पार्ट्स होंगे, जो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, वहां पे आपका कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। नीचे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसमें आपके बिजनेस पार्क है, जो कि उसके अंदर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि इंडिविजुअली यूज हो सकती हैं, तो वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट होती हैं। हर पार्ट अपने आप में यूज हो सकता है, केपेबल है यूज करने के, बाकी पार्ट्स का कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है इंडस्ट्रियल प्लांट का। लेकिन इंडस्ट्रियल प्लांट में क्या होता है डियर, जैसे कि स्टील मिल होती है, उसमें जब तक सारे पार्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, वो स्टील मिल स्टार्ट नहीं हो सकती। तो यहां पे तो आपका पार्ट में यूज नहीं हो सकता, लेकिन जो बिजनेस पार्क है जहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, वो आपका क्वालिफाइंग एसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा एग्जांपल। अब खत्म करते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। इसमें आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या करनी है। भैया हमें डिस्क्लोज करना है सबसे पहले आपका अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरिंग कॉस्ट, जो भी आपने बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है। दूसरा, अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। बस यही दो आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। यहां पे खत्म होता है आपका AS 16। और अब हम शुरू करते हैं डियर इसके क्वेश्चन स्टार्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आ जाओ मेरे साथ।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, देखते हैं क्या दिया है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड। अरे कहां गया लल्लू लाल? हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आपका केस स्टडी बेस्ड। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। T&L Limited is a large construction company which is presently involved in the construction of a railway bridge over the Ganga River at Patna. एक T&L आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रेलवे ब्रिज बनाती है, रेलवे का ब्रिज बनाती है, ठीक है, गंगा रिवर एट पटना। द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 125 करोड़, 125 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 125 करोड़ का। 40% of which is financed by borrowings from the Asian Development Bank at an interest rate of 3%. इस 125 करोड़ में से जो 40% है वो आपने बोरो किया हुआ है, ठीक है, 3% के इंटरेस्ट पे। There has been a delay in the completion of the project and the project manager of the railway bridge construction site has identified that, देखो ये रेलवे जो ब्रिज बन रहा था इसमें क्या हो गया, डिले हो गया, डिले हो गया है। और जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है कंस्ट्रक्शन साइट का, उसने ये आइडेंटिफाई किया है कि जो डिले है, द डिले ऑफ द कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज हैज हैपेंड ड्यू टू हाई वाटर लेवल्स ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स ऑफ जुलाई टू सितंबर। मुझे आप एक बात बताओ डियर, मुझे आप एक बात बताओ, ये आपका गंगा है, गंगा रिवर पानी है, ये आपका रेलवे ब्रिज बन रहा है ऊपर, ठीक है, यहां तक बनके तैयार हो गया है। अब गंगा का पानी ऊपर आ गया यहां पे, जिस वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टॉप हो गई है, स्टॉप। और क्वेश्चन बता रहा है कि जुलाई से सितंबर के टाइम में, जहां पे यूजुअली मॉनसून का जो टाइम रहता है, जो कि एक नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन रुक गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। नेचुरल फैक्टर, मॉनसून की वजह से पानी का लेवल ऊपर आ गया, कंस्ट्रक्शन रुक गई। तो वो कह रहा है, आइडेंटिफाई किया है कि मॉनसून की वजह से कंस्ट्रक्शन रुका है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, मिस सोनाली माथुर द अकाउंटेंट ऑफ द T&L लिमिटेड, सोनाली माथुर कह रही है कि वो अकाउंटेंट है, हैज नॉट सस्पेंडेड द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ऊपर लिखा था कि आपकी बोरिंग कॉस्ट आपकी सस्पेंड हो जाएंगी, ये रहा सस्पेंशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट should be suspended during extended periods in which active development is interrupted. जब एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हो जाएगा तो आपकी बोरिंग कॉस्ट जो है वो सस्पेंड कर दी जाएंगी उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक जुलाई से सितंबर तक का मंथ है, ठीक है। हाँ सर हमें समझ में आ गया कि वो उससे रिलेटेड है पॉइंट। एंड रिफ्लेक्टेड द सेम इन द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। सॉरी, सोनाली माथुर ने सस्पेंड नहीं किया है, जबकि अगर डेवलपमेंट इंटरप्ट हो जाए तो उसको सस्पेंड करना होता है, लेकिन सोनाली माथुर ने क्या किया, बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया। जो जुलाई से सितंबर का मंथ था उसमें बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करके दिखाया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट। कृपया करके भावनाओं में बह के इस क्वेश्चन का आंसर ना दें। देखो यहां पे आपको एक पॉइंट समझना है, ऊपर जब आप नोट्स यहां पे पढ़ रहे होंगे ना, तो यहां पे एक नोट लिख लो, सस्पेंशन में डियर इट एक्सक्लूड्स आपका नेचुरल सस्पेंशन, एक्सक्लूड्स आपका नेचुरल इंटरप्शन, नेचुरल इंटरप्शन। ये पॉइंट यहां पे नहीं लिखा था लेकिन यही इसका आंसर है। अगर नेचुरल फैक्टर की वजह से आपका सस्पेंड होता है बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन, तो भैया वो गलत है। तो यहां पे जो सोनाली माथुर हैं, कृपया करके सोनाली माथुर जी को कुछ ना कहें, उन अकाउंटेंट जी ने, मोहतरमा ने बिल्कुल ठीक किया है। बच्चों को लगता है ओ हमने तो पढ़ा था सस्पेंड हो जाएगा इंटरप्शन की वजह से, नहीं भैया, साफ साफ लिखा हुआ है मॉनसून मंथ है जुलाई से सितंबर के। तो यहां पे जो टेम्परेरी डिले हुआ है भैया, वो एक नेसेसरी पार्ट है आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, उसको डिले करना बनता है।
तो इसीलिए जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट है वुड नॉट कंटिन्यू ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, would continue during the extended period during which high water levels delay the construction of railway bridge. As such, high water levels are common during monsoon period in the geographic region involved. गंगा में जुलाई से मॉनसून के मंथ में आपका पीरियड हाई हो ही जाता है, तो वो नेचुरल फैक्टर है डियर. सो ट्रीटमेंट डन बाय मिस माथुर, द कंपनी अकाउंटेड इज करेक्ट. ठीक है, अगर भावनाओं में बह के आपने सोचा था कि इन्होंने गलत किया तो गलत सोचा था आपने. ऊपर इसलिए मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिया कि सस्पेंशन किया जा सकता है अगर नेचुरल फैक्टर इन्वॉल्व है तो ये था आपका पहला क्वेश्चन. दूसरा और चौथा क्वेश्चन डियर आपका सेम है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एडवांस में होमवर्क दे रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एडवांस में होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, चैप्टर खत्म करते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. 2 पे On 14th 8 2025, Pushkar Limited obtained a loan from RBC Bank of 65 lakhs to be utilized as under. 65 लाख का लोन लिया गया, आपने परचेस किए 19,50,000 के इक्विपमेंट्स. परचेस किए इक्विपमेंट्स डियर, ये आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते. फिर आपने फैक्ट्री शेड खरीदा 26 लाख का, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है डियर, ये क्वालिफाइंग एसेट होती है. अरे ऊपर तो ऑलरेडी बना बनाया इक्विपमेंट है ना, नीचे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड है, तो ये आपकी क्वालिफाइंग एसेट होता है. उसके बाद कह रहा है एडवांस फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल 6,50,000. डिलीवरी व्हीकल का एडवांस, डिलीवरी व्हीकल तो वैसे भी बना बनाया ही आएगा, तो ये भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, नहीं होता. वर्किंग कैपिटल पे पैसा खर्चा 13 लाख, ये भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता. अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो 65 lakhs ही आएगा. ठीक है, हाँ सर. इन मार्च 26 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज कंप्लीट. वो कह रहा है मार्च 26 में डियर आपका जो मशीनरी का मतलब इक्विपमेंट है यहां पे, ठीक है, जो इक्विपमेंट है वो आपने इंस्टॉल कर लिया. ठीक है, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड वॉज कंप्लीटेड. अच्छा, तो जो फैक्ट्री शेड का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपका मार्च 26 में कंप्लीट हो गया था. ये आपका मार्च 26 में कंप्लीट हो गया. एंड द मशीनरी इंस्टॉल्ड, हाउएवर द ट्रक वाज नॉट डिलीवर्ड विद इन 31 मार्च. लेकिन ट्रक डिलीवर नहीं हो पाया. टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 26 वॉज ₹11,70,000. यहां पे जो डियर आपकी टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है, टोटल इंटरेस्ट वो 11,70,000 है. ठीक, हाँ सर. डिस्कस हाउ द इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर AS 16. तो यहां पे भैया मेरे साथ बना लो आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट. आ जाओ मेरे साथ एक स्टेटमेंट बनाओ, लिखो यहां पे. क्वेश्चन नंबर 2, 2 मिनट का क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 मिनट का. क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे लिखो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट. टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? 11,70,000. 11,70,000. आपका जो टोटल बोरिंग्स है डियर, टोटल बोरिंग्स वो कितनी है सर? वो है 65 लाख रुपीस की. ठीक है, 65 lakhs. अब डियर यहां पे आप निकाल रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 11,70,000 डिवाइडेड बाय 65 lakhs इनटू में 100. सर ये क्या कर दिया आपने? सिंपल है ना, इंटरेस्ट डिवाइड बाय बोरोइंग इनटू 100. बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेटर उठाओ, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 11,70,000 डिवाइडेड बाय 65 लाख, ये आ रहा है भैया 18%. आपका 18% का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है. ठीक है, हाँ सर. अब यहां पे डियर एक स्टेटमेंट बनाते हैं. स्टेटमेंट, सबसे पहले आपका एक्सपेंडिचर, आपने 3-4 जगह पे पैसा खर्चा था. ठीक है, उसके बाद आप निकालो आपकी क्वालिफाइंग एसेट या फिर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, कि वो है कि नहीं है. उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है डियर कैपिटलाइज्ड. ठीक है, तो यहां पे जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी
और जो बोरिंग कॉस्ट आपका ट्रांसफर टू पीएनएल हो जाएगी वो हम यहां पे लिख देंगे। आप देखते हैं आपको चार तरह के एक्सपेंडिचर कौन से दिए थे डियर। सबसे पहले आपको दिया था इक्विपमेंट परचेज, फिर कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री शेड, फिर एडवांस डिलीवरी व्हीकल का और वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे लिखो आपके चार टाइप्स के एक्सपेंडिचर, चार टाइप्स के एक्सपेंडिचर। पहला एक्सपेंडिचर है आपका इक्विपमेंट परचेज्ड, इक्विपमेंट परचेज्ड ये आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। इसका जो इंटरेस्ट है डियर, यहां पे इसका जो अमाउंट था वो अमाउंट यहां पे देखना कितना था। इसका जो अमाउंट था वो था आपका 19,50,000, फिर 26 लाख और फिर 650। इसका जो अमाउंट था वो था 19,50,000। डियर इसका आप इंटरेस्ट निकाल लो 18%। तो ये कितना आ रहा है आपका 19,50,000 का 18%। ये हो गया आपका 3,51,000। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ऐसे ही सबका ट्रीटमेंट आपको यहां पे दिखा देना है। ठीक है, तो दूसरा दिखाओ अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड जो कि आपका 26 लाख का था। यहां पे 26 लाख का 18% निकाल लो। 26 लाख का 26 लाख इंटू में 18%, ये आ रहा है डियर आपका 4,68,000। इसको हम कर देंगे कैपिटलाइज्ड, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एक आपकी क्वालिफाइंग एसेट होती है। 31 मार्च 26 में कंप्लीट हो गया, तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो हम कैपिटलाइज कर देंगे। दूसरी तीसरी एसेट थी आपकी, क्या थी? आपका डिलीवरी व्हीकल, एडवांस फॉर डिलीवरी व्हीकल। ये भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। इसका भी इंटरेस्ट निकाल के आप डाल दो आपका पीएनएल में। कितना है आपका 6,50,000, 6,50,000। तो 6,50,000 का आप इंटरेस्ट निकाल लो 18%, जो कि निकल के आ रहा है 6,50,000 इंटू 18%। ये हो गया आपका 11 लाख, सॉरी 1,17,000 आ रहा है। इसको एक बार जूम आउट करके लिखता हूं थोड़ा सा क्लियर। 1,17,000 का आपका इंटरेस्ट आ रहा है। इसको फिर से लिख दो, 1,00,000 आपका 17,000, 1,17,000। और आखिरी पॉइंट था आपका वर्किंग कैपिटल का खर्चा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे डियर आपने कितने पैसे स्पेंड किए हैं? वर्किंग कैपिटल पे आपने पैसे स्पेंड किए हैं 13 लाख रुपए। ठीक है, 13 लाख रुपए। तो ये भी आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। यहां पे 13 लाख का आप क्या करो 18% निकाल लो, 18%। ये निकल के आएगा आपका 13 लाख इंटू में 18%, 2,34,000। तो यहां से निकल आएगा टोटल पैसा जो आपका पीएनएल में जाएगा और टोटल पैसा जो कैपिटलाइज होगा 4,68,000। और आपका 3,51,000, 3,51,000 प्लस 1,17,000 प्लस 2,34,000, 7,02,000। अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये बैठेगा आपका 11,70,000, जो कि आपका टोटल इंटरेस्ट था। तो ये था आपकी बोरिंग कॉस्ट जो कि आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। तो यहां पे लिखो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज इक्वल टू 4,68,000। ठीक है, तो यहां पे डियर वीडियो पॉज करके आप इस एक बार आंसर को नोट डाउन कर लो, फिर आपका फिनिश करते हैं चैप्टर और एक्सप्लेनेशन आपके आखिरी टॉपिक की, जो है आपका डिफरेंस बिटवीन इंडेस और आपका एएस। वो भी 2 मिनट का काम है डियर, वो भी 2 मिनट का काम है। ये आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर का। एक बार वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से नोट करेंगे।
हाँ जी, डन। क्या आपने इसको नोट कर लिया है? देखो, टॉपिक आपको एक भी नहीं छोड़ के जाना है। अगर आप एक भी एक्सप्लेनेशन मिस कर दोगे, आप इस चैप्टर की पॉइंट मिस कर दोगे, तो एग्जाम्स में हो सकता है आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। हाँ जी, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आते हैं आपके एक बार लास्ट क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन पढ़वा देता हूं, वो आपका होमवर्क है वैसे तो। ठीक है डियर, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। आप क्या कर सकते हो डियर, यहां पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मैंने जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इंटरेस्ट निकाल सकते हो। मतलब आप क्या करो, टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो टोटल बोरोइंग से, यानी कि 11,70,000 डिवाइडेड बाय 65 लाख, और मल्टीप्लाई कर दो जो जो खर्चा, जो जो खर्चा, जो जो खर्चा, जो जो खर्चा आपने अपनी एसेट्स के ऊपर किया है। दोनों तरीके आप अपना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको वैसे दे रखा है, तो आप मेरे वाला तरीका भी अपना सकते हो, जो सॉल्यूशन में आपको पीडीएफ के अंदर दिया वो भी आप अपना सकते हो। दोनों केस में जो भी आपको आसान लगे, राइट, दोनों से आंसर सेम आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहां पे दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, एडवांस फॉर ट्रक। 4 टाइप्स के खर्चे हैं, 200 लाख की बोराइंग है, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 36 लाख का। सेम क्वेश्चन है, बस आपकी वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पे डियर ये क्वेश्चन आपका यहां पे होमवर्क है। अब आ जाओ अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, विच इज डिफरेंस बिटवीन इंडेस और आपका इंडेस 23 और AS 16। सबसे पहला डिफरेंस यहां पे डियर, क्वालिफाइंग एसेट्स के अंदर बायोलॉजिकल एसेट्स भी होती हैं। सर बायोलॉजिकल एसेट्स, हाँ, जैसे आपका प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो जैसे प्लांट्स होते हैं जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डियर खेती बाड़ी का, जिसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो बहुत टाइम, जैसे ट्रीज होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं 4-5 साल उगने में। तो इसके अंदर बायोलॉजिकल एसेट्स भी आ जाती हैं। लेकिन इसके अंदर डियर बायोलॉजिकल एसेट्स नहीं आएंगी इंडेस 23 के अंदर, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इंडिया में खेतीबाड़ी ज्यादा चलती है, बाहर इतना हो सकता है ना हो, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे बायोलॉजिकल एसेट नहीं होती। दूसरा डिफरेंस, specific definition and explanation on the understanding of substantial period of time is provided। इसमें आपको substantial period of time की definition और understanding दे रखी है, यहां पे भैया नहीं दी है। सिंपल, substantial period का मतलब long period of time। इन्वेंट्रीज में भी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट अगर सब्सटेंशियल पीरियड लगता है। यहां पे वो इन्वेंट्रीज ऊपर हमने पढ़ा ना, जैसे ट्रीज होते हैं, पेड़, तो इन्वेंट्री भी इसके अंदर आती है। इसके अंदर डियर जो लार्ज क्वांटिटी में इन्वेंट्री आती है, उसको आप क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो सिर्फ लोअर क्वांटिटी में इन्वेंट्री बनती है वही आपकी क्वालिफाइंग एसेट बन सकती है। यह था आपका तीसरा डिफरेंस। चौथा, यहां पे डियर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आपको, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली इफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट हैज बीन मेड। अगर बोरिंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज हुई है तो ही आपको डिस्क्लोजर करना जरूरी है। लेकिन यहां पे जो इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज हुआ है और नहीं भी हुआ है, तो भी आपको डिस्क्लोजर यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। इसमें इन्फ्लेशन और इन इंटरेस्ट रेट इज नॉट एड्रेस्ड। होता क्या है डियर, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, बैंक्स कभी कभार इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट को इन्फ्लेट कर देते हैं, उसका रेट चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसको यहां पे एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड में डियर इंटरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहां पे बोरिंग कॉस्ट अंडर हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, हाइपर इन्फ्लेशनरी जहां पे महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है, उसको एड्रेस किया गया है। ठीक है, और जो इंक्रीज होता है इंटरेस्ट के अंदर, कोई भी इंक्रीज आता है तो उसको इनकम स्टेटमेंट से राइट ऑफ कर दिया जाता है। इसके अलावा जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है बोरिंग कॉस्ट के अंदर, उसको आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होता है। यहां पे भैया इसका कोई गाइडेंस नहीं दी है, कोई गाइडेंस इससे रिलेटेड नहीं है। वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हो आप, जब आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को निकालते हो। एक क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हाँ सर। इसके अलावा डियर, क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है,
तो वहां पे बहुत सारी कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, यानी कि सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी आपने सुना होगा, जब 50% से ज्यादा शेयर्स आपके पास हो किसी कंपनी के, तो उस केस में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं जिनको बोलते हैं सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मर्ज करके बनते हैं। यहां पे ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है क्योंकि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सॉरी मतलब आपके इंडिया पे बेस्ड है, और इंड एस जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, इसीलिए वहां पे जो वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो होल्डिंग और सब्सिडियरी का आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक को एक बार आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड करना है, बस लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। लॉजिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। तो ये था आपका AS16 बोरिंग कॉस्ट। यहां पे डियर मैं आपके सेशन को जो है एंड करता हूं। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।